हेलो नमस्कार जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम कक्षा छठवीं की भूगोल चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, उसके बाद पढ़िए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर कोई भी चैप्टर एक दूसरे से अलग नहीं होता है, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड रहता ही है। तो इस वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि हम चैप्टर फर्स्ट ना पढ़े हैं और चैप्टर 2 हम पढ़ लें, तो ऐसा आप नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। वैसे आप पढ़ चुके हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और नहीं पढ़े हैं तो आप चैप्टर 1 को पहले पढ़े, तब चैप्टर 2 को आप पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगी। तो चलिए आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि इस चैप्टर के शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है, किसके बारे में जानकारी लेनी है। जैसे कि दिया हुआ है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में जानेंगे, साथ साथ अक्षांश क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे, और देशांतर क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए कक्षा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्लोब का चित्र देख लो। इस तरह से ये एक ग्लोब है, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह एक ग्लोब है। तो ग्लोब होता क्या है, अभी हम बुक पे नहीं जाएंगे, पहले हम इस शीर्षक का मतलब समझेंगे। आखिर ये ग्लोब होता क्या है, हमें ग्लोब के बारे में क्यों पढ़नी चाहिए, इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, है कि नहीं, ये जानेंगे तभी तो फिर हम ग्लोब जो किताब में दी गई है डिटेल में ग्लोब के बारे में, तो हमको मजा आएगा पढ़ने में, और साथ साथ इसका हम यूज भी जानेंगे। तो पहला हम क्या बोले कि ग्लोब है क्या और इसे पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी से परिचित नहीं है, आप किसी आदमी या कोई रिलेटिव है जिनसे आप परिचित नहीं है, लेकिन कोई कारण लगा या फिर आपको कुछ समस्या हुआ जो कि वो आदमी, वो रिलेटिव आपको उस समस्या को हल कर सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जाकर उनसे मिलेंगे या फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप उनके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वे कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, और किस जगह पे है, वे कैसे विचार के है, ये सब चीजें आप जानेंगे, तब आप उनके पास जाएंगे। तो बिल्कुल हम यही चीज को लेकर यहाँ समझेंगे। देखिए ये ग्लोब भी बिल्कुल वही है, हमको नहीं पता है कि ग्लोब है क्या, लेकिन हमको जरूरी है इसको जानना। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्लोब को जानेंगे, देखेंगे। तो पहले तो हम देख लिए कि इस तरह का होता है ग्लोब, अब हम जानेंगे कि है क्या। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया अभी कि हम अपने रिलेटिव के बारे में पहले जानेंगे तब उसके पास जाएंगे। तो हम जानने के लिए क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसका फोटो देखेंगे, है कि नहीं, फोटो देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोन नंबर लगाएंगे, तब जाकर उनसे हम मिलेंगे। तो उसी तरह से हमें यहाँ मुख्यतः ग्लोब के बारे में नहीं जाननी। अब आप कंफ्यूज हो पड़ गए होंगे कि आप तो अभी बोल रही कि हमको ग्लोब के बारे में पढ़ना है, और अभी बोल रही कि मुख्यतः हमको मतलब जनरली हमको ग्लोब के बारे में जानना ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, परेशानी होती है, कंफ्यूजन होती है, आप समझ जाएंगे। देखिए ये ग्लोब कुछ नहीं है, ये ग्लोब जो है हम कहते हैं ये कुछ नहीं है। आप बोलेंगे अरे ऐसा क्यों कह रही हैं, ग्लोब तो ग्लोब है भैया। अरे ये एक चित्र है, ये किसी का रूप है, ये किसी का चित्र है, ठीक है, ये ओरिजिनल ग्लोब कोई चीज नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का एक चित्र है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जिस तरह से दिखती है बिल्कुल वैसा ही ग्लोब पर बना दिया गया है। यानी कि हम कहेंगे
कि हमारी पृथ्वी का ये डुप्लीकेट है, ये नकली रूप है, हमारी पृथ्वी कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखती है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये ग्लोब, दरअसल हम ग्लोब, अब देखो हम समझ गए कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब क्या है आप बताओ? पृथ्वी का नकली चित्र, पृथ्वी का नकली रूप। किसका नकली रूप? पृथ्वी का। तो पहली बात कि हम जान गए कि ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नकली रूप है। जिस तरह से हमारा कोई फोटो होता है, हमारा कोई तस्वीर होता है, तो हम ओरिजिनल उस तस्वीर में नहीं होते हैं, लेकिन हूबहू हमारा तस्वीर हमारे जैसा ही होता है। उसी तरह से ये ग्लोब ओरिजिनल पृथ्वी नहीं है, लेकिन हूबहू पृथ्वी की जैसी ही है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ग्लोब होता क्या है? पृथ्वी का नकली रूप। आपको ऐसे समझना। ठीक है, तो अब हम पहली बात कि हम जान गए कि ग्लोब होता क्या है। अब हम इसको क्यों जाने? ये तो पृथ्वी का नकली रूप है, इसको क्यों जाने? लेकिन इसको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। हमें किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है? पृथ्वी के बारे में, कि हमारी पृथ्वी कैसी है। अब भैया पृथ्वी इतना बड़ा है कि संभव नहीं है कि घूम घूम कर हम देखते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर पृथ्वी ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है कि नहीं? संभव है क्या? शायद पूरी जिंदगी भी घूम लेंगे तब भी हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि पृथ्वी पर कौन सी चीजें कहाँ एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी का ये नकली जो रूप है ना, ये ग्लोब, उसी को उठाकर जान लेंगे। यानी कि बड़ा जो पृथ्वी है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है हमको, उस पर घूमकर हमें उसका चित्र से ही उसके बारे में जान जाएंगे कि हाँ, कि यहाँ पे देखो नदी है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे जमीन है, तो यहाँ पे ध्रुव है, ये वो सारा चीज। कैसे हम किसी का चित्र देखते हैं तो कहते कि अरे गोरी है, तो आंखें बड़ी बड़ी है, तो लिप्स पतले हैं, बाल लंबा है, या फिर कोई लड़का का देखते हैं तो अरे नाक टेढ़ा है ना, गाल मोटा है इस तरह से हम देखते हैं ना। सेम हूबहू उसी का चित्र रहता है। वैसे ही ग्लोब हमारी पृथ्वी की प्रतिरूप है, और इसीलिए हमें ग्लोब को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको पढ़ने से हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो आपको ये चीजें माइंड में रखनी है कि ग्लोब दरअसल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पृथ्वी के बारे में जाननी है, इसीलिए हम ग्लोब पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। बिल्कुल, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। ध्रुवों पास थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ है। ऐसे मान लो कि ये नारंगी देखे होगे, क्या बोलते हैं, इस तरह से ध्रुवों पास थोड़ा थोड़ा नारंगी, चाहे सेव, नारंगी या फिर सेव हल्का चपटा है और बीच में उभरा हुआ है, और इसी के आकार को तो हम भू-आभ कह रहे थे। पृथ्वी के इस आकार को क्या कहते हैं? भू-आभ। मैं लिख देती हूँ, भू-आभ। ओके, पृथ्वी का ध्रुव दोनों तरफ से चपटा है और बीच में थोड़ा सा उभरा है, इस आकृति को हम भू-आभ कहेंगे। यानी कि संतरे भी भू-आभ की आकृति जैसी है, सेव भी भू-आभ की आकृति की जैसी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और बात कि पृथ्वी जो है ना पूरी तरह से ऐसे गोल नहीं है, वो है जियोड। क्या है? जियोड। जियोड कहने का मतलब यहाँ पे गहरा है, तो यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ समतल मैदान है, तो फिर यहाँ गहरा, इस तरह से पृथ्वी है। लेकिन वैज्ञानिक लोग इसका एक गोलाकार रूप दे दिए। ठीक है, तो ये जो गोलाकार रूप दे दिए, दरअसल वो एक आसानी हो चीजों को समझने के लिए, इस वजह से वो गोलाकार दे दिए। जबकि पृथ्वी हमारी कैसी है? ढचकी पचकी है, इस तरह से। इस आकृति को हम जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर चपटी होने के कारण हम पृथ्वी को भू-आभ कह रहे हैं, और इस तरह से संरचना होने की वजह से हम पृथ्वी को जियोड भी कह रहे हैं। तो यानी कि पृथ्वी की आकार कैसी है? भू-आभ तथा जियोड। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखिए,
आपको लग रहा होगा कि मैम इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही है, बहुत टाइम लग जाएगा, हमें तो शॉर्टकट में चीजों को थोड़ा टाइम में ही समझ लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज समझने के लिए हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए कि एक बार हम पढ़ लेना तो दोबारा हमको उसको देखने का जरूरत ना पड़े, बस एक लाइन एक बार उस पर नजर पड़े और हम चीजें समझ जाए अच्छे से, हमारे माइंड में चीजें याद आती जाए। ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो थोड़े थोड़े समय में आपको एक लाइन में सब समझा दिया जाएगा, लेकिन हम जानबूझकर यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी वीडियो को उन सब से अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और हमको पता है कि एक लाइन वाली या दो लाइन वाली चीजें को नहीं देना, ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ वो जो लाइन होती है ना, वो हमारे अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं लाती है। ठीक है, वो लाइन सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव भी मार सकते हो, बाकी वो लाइन से आप विश्लेषण करके 10 लाइन में या 200 शब्दों में आंसर नहीं दे सकते हो। इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड तरीके से भी, स्मार्ट तरीके से भी, लेकिन चीजों को समझने में शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो हड़बड़ाना नहीं, हो सके थक जाओ तो वहां पे स्टॉप कर दो, फिर थोड़ी देर बाद में देख लो, लेकिन आप देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, ताकि एक बार समझ लो तो आपको दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमने क्या अभी बताया कि पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटी होने के कारण हम उसे भूभाग भी कह सकते हैं, और जियोड का रूप आपने देखा इस तरह से पृथ्वी है जिसको हम जियोड कह रहे हैं। ओके, लेकिन एक वैज्ञानिक इस तरह से इसे गोल मान लिए। तो ये ग्लोब जो है हमारी, क्या ग्लोब एकदम बिल्कुल ऐसा गोल है? तो क्या हमारी पृथ्वी ऐसा गोल है? नहीं, वो थोड़ा ऐसे इस तरह से ही है, लेकिन एक नॉर्मल रूप दे दिया जिसे हम गोलाकार में देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ग्लोब पर रहेंगे तो माइंड में रखेंगे कि हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, ये माइंड में रखना जरूरी है। हम बच्चे थे ना, तो हम सोचते थे ग्लोब है। ग्लोब क्या है? एक छोटा सा बैलून है, इस पे कर्क रेखा होता है, इस पे मकर रेखा होता है, इस पे विषुवत वृत्त होता है। हम कभी ये नहीं जान पाए कि अरे पापा ये तो ग्लोब जो है ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, हमें इसके जरिए पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, इसके जरिए हमें पृथ्वी की जानकारी लेनी है। समझे? तो तुम भी ऐसा गलती मत करना। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब छोटा सा रूप में ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा रूप है, और जो कि बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। एक पॉकेट में रखने योग्य छोटा छोटा ग्लोब भी आता है। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी आते हैं जिनमें हवा भी भरी जा सकती है। ग्लोब के बहुत सारे टाइप होते हैं, मार्केट में जाओगे तो तुम खुद देख लेना। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया, लट्टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये अच्छा लिखा हुआ है, इसी के बीच में ग्लोब फंसा हुआ है। इसको ऐसे ऐसे ग्लोब को अगर हम नचाएंगे ना तो ग्लोब यहाँ पे नाचना शुरू कर देगा ऐसे ऐसे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ग्लोब जो स्थिर नहीं है, वो लट्टू की तरह घूमते रहता है। अगर एक बार ऐसे करोगे तो घूमते जाएगा। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर को सही आकार में दिखाया जाता है, एकदम सही आकार में, जैसे कि हमारा भारत का है इस तरह से आकार। ठीक है, तो वैसे ही ग्लोब पर भी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लोब पर देश, यानी कि हम भारत पर सॉरी पृथ्वी पर जिस तरह से देश हैं, जिस तरह से महाद्वीप हैं, जिस तरह से महासागर हैं, उन सभी को ग्लोब पर दिखाया गया है। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे महादेश हैं, छोटे छोटे इधर द्वीप है, इधर महासागर है, ये सब दरअसल पृथ्वी पर है, और इसे पृथ्वी पर की चीजों को ग्लोब पर दर्शाया गया है। चलो नेक्स्ट। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। वही बात है जो हमने बताया कि इतना बड़ा पृथ्वी है कि कैसे कैसे हम घूम कर चीजें समझेंगे।
अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। मान लो कि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है, हमारा भारत यहाँ है और इधर हो गया अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका वाला पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा देश भारत किधर है, तो तुम अमेरिका को क्या बताओगे कि हम पृथ्वी के छोर पर हैं, क्या बताओगे। कुछ तो एग्जैक्ट मापन करने की विधि होनी चाहिए जिससे हम बताएंगे तो वो समझ जाए कि हाँ, उसको परेशानी ना हो हमारा भारत ढूंढने में, वो तुरंत मतलब एक तरह उसके माइंड में फिट हो जाए कि हाँ यहाँ पर इस जरिए हम जाएंगे तो हम भारत पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीजें समझाने का प्रयास कर रहा है कि किसी स्थान की स्थिति को कैसे दिखाई जा सकती है। ठीक है, कैसे बताई जा सकती है, तो इसीलिए तो अक्षांश देशांतर बना है, जो कि आगे चैप्टर में तुमको पढ़ना है। ओके, अब देखो, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। देखो मैं बता रही हूं, यहाँ पर समझो। ये देखो यहाँ पे ग्लोब में क्या है, यहाँ पे देखो इसके बीच से नीडल सुई जैसा घुसा रहेगा। ठीक है, इसके बीच से, जो कि थोड़ा सा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसी को कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष। इस सुई को क्या कह रहे हैं, अक्ष। और अगर जब इस ग्लोब को हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ग्लोब नाचेगी। ठीक है, और तो क्या अब हम बताए हैं कि ग्लोब पृथ्वी का रूप है, तो क्या पृथ्वी के बीच में ऐसे सुई घुसा हुआ है और फिर हम उसको पृथ्वी को ऐसे ऐसे नचा सकते हैं? नहीं, गलत। देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है, यहाँ पे देखो पृथ्वी पे ऐसा कोई सुई नहीं है या उसके बीचों बीच में ऐसा कुछ घोंपा हुआ नहीं है। वो पृथ्वी क्या है ना कि अपने से खुद नाचते रहती है। जैसे एक बलून, गेंद ले लो तुम और गेंद को तुम नचाओ, ऐसा करके एक बार नचाओ तो गोले गोले नाच जाएगी। ठीक है, जबकि उसके बीच में कोई रॉड या छड़ नहीं लगा होता है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी वैसे ही नाचते रहती है, वैसे ही घूमते रहती है, और वहां पर कोई सुई या रॉड ग्लोब की जैसा नहीं होता है। लेकिन हम मान लेते हैं वहां पृथ्वी पर एक काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष कहने का मतलब एक हम अक्ष मान लेते हैं, नकली अक्ष मान लेते हैं। हम वो इसलिए मान लेते हैं ताकि हम दर्शा सकें कि चीजें पृथ्वी पर कैसे क्या हो रही। समझ में आया? चीजें कहने का मतलब कि पृथ्वी किस तरह से, क्या वो मान लो कि सीधा घूम रही है तो हम कह देंगे कि इसका अक्ष सीधा है। अगर टेढ़ा हल्का ऐसे जिस तरह से ग्लोब है इस तरह से पृथ्वी टेढ़ा है तो हम कहेंगे कि अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसीलिए हमें अक्ष की जरूरत पड़ी। तो जबकि पृथ्वी पे ऐसा कोई अक्ष नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक अक्ष पे पृथ्वी है। मान लो ऐसे सीधा कोई अक्ष है, तो अगर पृथ्वी ऐसा सीधे नाचती तो हम बोलते हैं कि सीधा अक्ष पे है, लेकिन पृथ्वी दरअसल थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा झुक कर नाचती है। कैसे बैलून को टेढ़ा करके नचाओ, पृथ्वी वैसे ही झुक कर नाचती है। तो हम वहां पर एक काल्पनिक रेखा अक्ष मान लेते हैं, लेकिन ग्लोब में रियल में वैसा नीडल घुसा दिया जाता है ताकि इसको भी पृथ्वी के जैसा नचाया जा सके, और इस लाइन को हम अक्ष कह रहे हैं। ओके, समझ में आया अक्ष? अब नेक्स्ट देखो, पहला बात कि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखना, किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, मतलब यानी कि इस ग्लोब को हम घुमाएंगे ना तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएंगे। हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रही होगी कि वो पृथ्वी क्यों घूमती है, ये क्या इसे नाच रही है ना। पेशेंस रखो, यहाँ पे सिर्फ हमको ग्लोब के बारे में जानना है। ग्लोब के जरिए हम पृथ्वी को जब जान जाएंगे तो चैप्टर 3 में हम समझेंगे कि कैसे पृथ्वी घूमती है, आखिर क्यों घूमती है, क्या कारण है, किस उसी के वजह से दिन रात होते हैं, ये सभी वगैरह। और जितने भी माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा है ना, पेशेंस रखो, चैप्टर 3 में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज समझ में आ गया।
अब देखो अक्ष के किनारे जहां से ये निकला हुआ ये ध्रुव है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाले को दक्षिणी ध्रुव। कोई भी चीज को हम ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण, और इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम। तो इसका उत्तरी भाग इस ग्लोब में, यहाँ पे हम उत्तर में है तो उत्तर ध्रुव, और यहाँ पे दक्षिण में तो दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ समझ में आया चीजें, इसको कहेंगे अक्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब नेक्स्ट, आई थिंक अक्ष भी समझ में आ गया होगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है, उत्तर, वही दो बिंदु ऊपर वाला नीचे वाला, उसी को उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी अभी बताया ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ग्लोब पर भी हम उसको पृथ्वी की तरह घुमा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इनमें एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ऐसी कोई अक्ष नहीं होती, लेकिन यहाँ पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है एक काल्पनिक अक्ष जिसको हम कह रहे हैं, मतलब वो घूम रही है ऐसी, तो हम बोल देते हैं कि वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। ठीक है, देखो एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब दूसरा कौन है भैया, ये तो बीच बीच ये कर दिया। देखो यहाँ पे कुछ ग्लोब बनाने के लिए सिखा रहा है, तुम खुद पढ़ लो, इतने स्मार्ट हो। ठीक है, अब दूसरा हम ये एक तो देखा कि इस तरह से अक्ष पृथ्वी को बीच से ये कर रही है कि नहीं, ग्लोब को इस तरह से कर रही है। पृथ्वी में दरअसल ऐसा कोई अक्ष नहीं है, बस हमको चीजें आसानी से समझ में आए इसलिए काल्पनिक अक्ष मान लिया गया। अब देखो एक और लाइन है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसका नाम है विषुवत-वृत्त। क्या नाम है? विषुवत-वृत्त। देखो यही है, ये ग्लोब है, थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा है, झुका हुआ, यानी कि पृथ्वी हमारी जो है ना थोड़ी सी झुकी हुई है, अक्ष से थोड़ी सी झुकी हुई है। अब देखो विषुवत-वृत्त भी पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। ये देखो ये विषुवत-वृत्त है, यहाँ से दिख रहा होगा शायद डॉट डॉट, ये जो लाइन है यही है विषुवत-वृत्त। ये विषुवत-वृत्त हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। देखो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। कहने का मतलब कि अब एक अक्ष तो ऐसा है पृथ्वी के, एक और लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। कौन बांट रही है? विषुवत-वृत्त। बीच वाला जो लाइन होता है ना ग्लोब का, उसे हम कहते हैं विषुवत-वृत्त। तो क्या पृथ्वी पे भी ऐसी कोई लाइन है? नहीं। हम ग्लोब पर लाइन पार देते हैं ताकि हमें पृथ्वी के जगह के बारे में पता चले। ठीक है, जैसे तुम कोई भी मैप बनाते, किसी का मैप देख रहे हो कोई भी चीज का, तो हम अपने से कर देते हैं ना, कुछ यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है। उसी तरह से इतना समझ लो कि लाइन जो है ना, पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइन नहीं है, बस ये ग्लोब पर इस तरह से मान लिया गया है कि इस ग्लोब को इस तरह से जो बीच वाली लाइन है उसे हम विषुवत-वृत्त कह देंगे। ठीक है, और उसी तरह से पृथ्वी पर इस विषुवत-वृत्त के सामने जो भी जगह होती है उन्हें हम विषुवत-वृत्त वाले जगह कह देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि विषुवत-वृत्त है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो ये जो ऊपर वाला है ना, चूंकि गोल है तो इसको गोलार्ध कहेंगे, तो ऊपर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो विषुवत-वृत्त पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, यानी ग्लोब को भी दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत-वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब देखो तुम यहाँ भी समझना, वृत्त, ये वृत्त एक लाइन दिख रहा है, तो ये वृत्त कैसे हो गया? वृत्त का मतलब कि पूरा गोल, मैथ में पढ़े ही होगे। तो ये सिर्फ इधर वाला भाग दिख रहा है इसलिए आधा दिख रहा है, उधर वाला भी देखोगे ना तो ऐसे हो जाएगा पूरा विषुवत-वृत्त गोल। ठीक है, अब देखो विषुवत-वृत्त से ध्रुवों तक
स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखो यहां से ये 20 वृत्त है, तो इसके ही पैरेलल यानी समानांतर इस तरह से लाइन जा रही है ना। यहाँ पे गोल हो गया, पूरा दिख गया, तो इधर भी पूरा गोल जा रही होगी, पीछे वाला भाग भी ऐसे ही गोल जा रहा होगा इस सब का। तो 20 वृत्त के पैरेलल लाइन जो है, जो समानांतर लाइन जो है, इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे में है तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ऐसे बोलेंगे। ऊपर में है तो गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई कि 20 वृत्त से ध्रुवों तक की जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं, ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश। अब देखो 20 वृत्त शून्य अंशांश अक्षांश को दर्शाती है। अब देखो यहाँ पे नामकरण भी कर दिया गया, ग्लोब पर चीजों को नामकरण, सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हमें पृथ्वी पर जगह, महासागर, ये सब कोई भी ढूंढना हो तो उसको समझने के लिए आसानी हो जाए, उस चीज को ढूंढने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो 20 वृत्त जो है वो 0 डिग्री से ये किया जाता है। 20 वृत्त भी एक तरह का अक्षांश ही है। ओके, 20 वृत्त भी जो है एक तरह का क्या है? अक्षांश ही है, लेकिन इसका मान होता है 0 डिग्री, फिर ऐसे ही बढ़ते जाता है। इसका मान कितना होता है बच्चे? 0 डिग्री, फिर ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और पूरा ऊपर जाते जाते 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंचती है? 90 डिग्री तक। ऐसे ही नीचे से भी 1 डिग्री, बीच में तो ये 0 है, 1 डिग्री, 2, 3, 4, ऐसे ही करते कहाँ तक पहुंच जाती है? नीचे भी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री तक दक्षिण में अक्षांश होती है। और 20 वृत्त का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 20 वृत्त का मान कितना होता है। देखो क्या कह रहा है आप? 20 वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती, अंश बने डिग्री। चूंकि 20 वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी वृत्त का 1/4 है। वृत्त का 1/4 कहने का मतलब देखो, ये जो वृत्त है 20 वृत्त, ये पूरा गोल इसको कर देंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा। मैथ पढ़े होगे, पूरा गोल रेखा को क्या कहते हैं? 360 डिग्री। हाफ रेखा इस तरह से अगर इसको बीच में काट दिए तो ये ऊपर वाला हो गया पूरा 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, ऐसे ना पढ़े होगे। तो यही बात कह रही है यहाँ पे कि 20 वृत्त से दोनों तरफ की ध्रुवों के बीच की जो दूरी है पृथ्वी के इस वृत्त का 360 का 1/4 है। 360 का 1/4 कर दो यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यही बात यहाँ पे जो हमने बताया कि 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश होता है, 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश होता है। तो बस यही है, आपको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी। अब देखो एग्जैक्ट जब 90 डिग्री तक पहुंच जाता है तो वहां पर उत्तर ध्रुव होगा, और जब एग्जैक्ट एकदम 90 डिग्री तक नीचे दक्षिण में आता है तो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। ओके, क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। आपने देखो यहाँ पे बॉक्स वाला चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो इसको जान लेना चाहिए। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप कभी भी ध्रुव तारा देखना तो वहां से देखना कि हम कितने डिग्री पर हैं ध्रुव तारा के। ठीक है, और वहां से आप अपने अक्षांश को जान सकते हैं। अब कैसे जानेंगे थोड़ा आगे जाएंगे तब पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे 20 वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नीचे में सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, जो कि हमने बताया अभी।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। अब देखो, अब उत्तर या दक्षिण लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बीच में विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, तो ऊपर उत्तर में है तो 1 डिग्री उत्तरी, नीचे में भी है 1 डिग्री दक्षिणी। अगर उत्तर दक्षिण नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोलेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो भैया कौन वाला, उत्तर वाला कि दक्षिण वाला? इसलिए हमको उत्तरी 1 डिग्री उत्तरी या 2 डिग्री उत्तरी, इस तरह से 90 डिग्री दक्षिणी या 30 डिग्री दक्षिणी हमको दिशा भी दर्शाना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। इसे शॉर्टकट में उ लिखो या द लिखो, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। देखो मैप, इसमें क्या है ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो इसका मुख्य चीज है मैप। आपको मैप रखना जरूरी है। इसमें देखो, ये YouTube पे जो 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ाने वाली जो चीजें आती है ना, 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म, 10 मिनट में ये चैप्टर, आपको ना बेवकूफ बनाया जाता है। हम सच बता रहे हैं, हम भी चाहते तो 2 लाइन में इस चैप्टर को खत्म कर देते, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम भी एक कमजोर स्टूडेंट रह चुके हैं और मुझे पता है कि हम 2 लाइन में कभी भी एक कमजोर स्टूडेंट को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो वे 2 लाइन बता के आपको भूगोल पढ़ा देंगे, लेकिन हमको 2 लाइन नहीं पढ़ना है, हमको अच्छे से एक ही बार पढ़ लेना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि तो आप सोचेंगे कि अब मैं क्या बोल रही है कि एगो हमको मैप का किताब रख लेना चाहिए। हाँ, रख लेना चाहिए, आपको रहना चाहिए आपके पास मैप का। जिस तरह से खाने में नमक जरूरी है, उसी तरह से ज्योग्राफी में मैप भी जरूरी है। तो आपके पास तो मैप है नहीं, अब मैं कैसे बताऊं आप ये, और मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता है। चलो जल्दी से हम पहले चित्र देख लेते हैं। कहाँ है चित्र 2.2? यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हमको मैप चलो नहीं मिला, फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ पे मैप का ही काम कर दिया है ग्लोब। क्या बोला कि महाराष्ट्र जो है भारत का, वो 20 डिग्री पर वो भी है। अब ब्राजील में जो दक्षिणी अमेरिका का एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और उसी में एक देश है, कौन सा? ब्राजील। तो ये ब्राजील का जगह जो है, क्या नाम था उसका, होरिजेंटो कुछ भी हो, वो ब्राजील वाला जगह यहाँ पर है और भारत वाला जगह भी यहाँ है, और दोनों 20 डिग्री पर है। अब दोनों 20 डिग्री पर है, तो देख रहे हो ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसीलिए हमको इसमें उत्तरी लगाना जरूरी है और इसमें दक्षिणी लगाना जरूरी है। ओके, अगर हम उत्तरी दक्षिणी नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा, फिर तुमको 2 चाटे पड़ेंगे और क्या। लेकिन समझना जरूरी है, हमको अक्षांश रेखाएं के साथ उत्तर दक्षिण लगाना जरूरी है। उसी तरह से देशांतर जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पश्चिम लगाना होगा। अब देखो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर, हाँ ये तो अभी पढ़ा दिए हैं। अब एक और बात, यहाँ पे देखो, हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखो अक्षांश का आकार क्यों घटेगा, क्योंकि विषुवत वृत्त देखो यहाँ पे पूरा चौड़ा है कि नहीं, चौड़ा, इससे थोड़ा सा ये कम हो गया, इससे थोड़ा सा ये कम हो गया, इससे थोड़ा सा कम, ये तो पूरा छोटा हो गया, क्योंकि साइड में थोड़ा सा ये ग्लोब का आकार ही कुछ ऐसा है कि विषुवत वृत्त से अगर हम ऊपर में जाएंगे तो धीरे धीरे अक्षांश का आकार
घटते जाएगा। उसी तरह से दक्षिण में भी जाएंगे तो धीरे 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 अक्षांश का आकार घटता जाता है। तो इसको याद रखना कि विषुववृत्त से जब हम अक्षांश को उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांशों का जो क्या होता है, लंबाई घटती जाती है। अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट में बोला समझना है क्या यार। इसमें विषुववृत्त जो है काफी यहाँ पे उभरा हुआ है पृथ्वी, तो ये लंबा होगा गोला, ये थोड़ा बड़ा होगा ये विषुववृत्त, और फिर उभरा हुआ इधर थोड़ा कम है, तो इसीलिए ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएंगी। विषुववृत्त से ही स्टार्ट हो जाता है छोटा होना, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया, देख रहे हो विषुववृत्त इतना बड़ा, इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा, यही होता है। दक्षिण में भी सेम यही है। देखो अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो स्पीड है तुम बढ़ा देना। यूट्यूब में स्पीड रहता है 1.5x, ये इतना स्पीड करके देखना तो जल्दी समझ जाओगे। अब देखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, अक्षांश को समानांतर भी कहते हैं। तो अभी तक हमने ग्लोब पर रेखाएं पढ़ी, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। क्या एक ग्लोब है तो बीच वाले रेखा को हम विषुववृत्त कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश दर्शाता है। उसके बाद इस तरह से अक्षांश जाती है और सबका मान होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, उत्तर है में है तो उत्तरी लगा देंगे, दक्षिण में है तो दक्षिणी लगा देंगे, ठीक है। और 90 डिग्री पर एकदम ध्रुव होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है बच्चे, ध्रुव होता है। उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव। अब देखो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन है। 0 डिग्री विषुववृत्त, ऑब्जेक्टिव में आता है विषुववृत्त का मान कितना होता है 0 डिग्री। उत्तरी ध्रुव का मान 90 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव का मान 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साथ में अक्षांश लगाते जाएंगे, ओके। अब देखो ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और हैं। अरे यार क्या हो गया, चलो ठीक है हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और हैं, तो कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है देखो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, तीसरा है विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुववृत्त के 66.5 में दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो। अब इसको हम समझा देते हैं क्या कह रहा है। 4 गो ये और अतिरिक्त कौन सी इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, देखो ये बीच में है विषुववृत्त, ठीक है। इसके हमने अभी भी बताया कि 1 2 3 इस तरह से डिग्री बढ़ते जाती है। तो जब तुम 23.5 डिग्री पर जाओगे ना उत्तर में, विषुववृत्त के उत्तरी में 23.5 डिग्री पर जाओगे तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी पर। 23.5 डिग्री उत्तरी पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। इसी तरह से नीचे आ जाओ, 23.5 डिग्री दक्षिण में इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्या नाम है, मकर रेखा। तो इसको याद रख लेना है। मकर रेखा किस गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क रेखा किस गोलार्ध में होती है, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा कितने डिग्री का अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री वाली अक्षांश है। सब अक्षांश है, इसका कुछ नाम दे दिया अलग से। मकर रेखा कितने डिग्री के अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। अब आ जाओ 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तर में। तो इस अक्षांश को हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त। उसी तरह से 66.5 डिग्री दक्षिण में आओगे तो उसका नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त का मान कितना है, 66.5 डिग्री दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव का क्या मान है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ओके। तो ये 4 लाइन समझ में आ गया। कौन सी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी,
मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो इस तरह से हमारा 4 जो इंपॉर्टेंट लाइन है ग्लोब और पृथ्वी पर वो हम जान लिए। ओके, अब क्या तुम कहोगे कि पृथ्वी पर ऐसा लाइन खींचा गया है? तो हाँ, पृथ्वी पर इस तरह से लाइन मान लिया गया है। ठीक है, पृथ्वी पर लाइन मान लिया गया, जो जो जगह पर कर्क रेखा होती है उस जगह को ये लिख दिया जाता है, बोर्ड टांग दिया जाता है, कर्क रेखा पर ये जगह है, कर्क रेखा पे इस तरह। यूपी या मध्य प्रदेश, नहीं यूपी में नहीं, तो मध्य प्रदेश में जाओगे ना तो वहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से सब कर्क रेखा से बिलोंग करती हैं, तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये जगह कर्क रेखा वाली, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, और दक्षिणी अक्षांश में कौन है 23.5 डिग्री पर? मकर रेखा। आ गया बात समझ में? यही 4 लाइनें थी, अक्षांश थी। अब देखो, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब देखो, ताप कटिबंध कहने का क्या मतलब है? पृथ्वी पर ताप कटिबंध, तो पहले हम जानेंगे कि ताप कटिबंध है क्या, तभी ना समझेंगे। ताप कटिबंध कहने का मतलब कि पृथ्वी पर कौन सी जगह कितना गर्म है, कितना ठंडा है, यही सब हमको समझना है इसमें। ओके, तो अब तो हम पहले लाइंस अक्षांश से सब समझ लिए, अब ताप कटिबंध देखते हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो क्या बोला इसमें कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा, चलो हम देखिए लेते हैं, करने हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा आ गया, ठीक है, ये लाइन हो गया हमारा कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, इसको मिटा देते हैं। अब यहां से देखो, इन सब के बीच में, ये दोनों के बीच में जितनी भी जगह है, इस जगह को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक प्रकाश यहाँ पे आती है, जिसके वजह से यहाँ ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है बाकी जगहों के मुकाबले। बाकी जगहों के मुकाबले ये उष्ण कटिबंध बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है सूर्य से। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा गया। समझ में आई बात? उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य का तेज रोशनी, यहाँ सूर्य का तेज प्रकाश, इनफैक्ट ये वर्ष में एक बार ठीक सूर्य इनके बीच में, मान लो ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे मान लो, यार देखो इसको ऐसे बता दो, सॉरी मेरे कुछ शब्द निकल जा रहे होंगे उसके लिए। यहाँ पे देखो, ये है हमारा पृथ्वी, ये है हमारा सूर्य। अब पृथ्वी मान लो कि अब सूर्य इधर से, चूंकि आसमान में है ना, तो ये समझ लो मोबाइल का स्क्रीन भी आसमान है, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, या ये जो है पृथ्वी पर नहीं है, सूर्य ये आसमान में है, तो ठीक इसके बीच में इसका प्रकाश जा रहा है, इसके बीच में इसका प्रकाश जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पे एकदम सीधा किरणें पड़ रही है सूर्य का, तो इस वजह से ये क्षेत्र बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ओके, तो इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, जबकि इसके मुकाबले अन्य क्षेत्र में सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है। ऐसा क्यों? पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पे हल्का, इस वजह से होता है। तो समझ में आ गया उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उसी तरह से हम यहीं पे पढ़ा देते हैं, आगे पढ़ने की, चलो आगे बढ़िए पढ़ाते हैं, आगे भी बढ़ जाना है। उष्ण कटिबंध समझ में आ गया। अब कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया कि सिर्फ यही कर्क और मकर रेखा वाली
जो बीच में जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सूर्य का सीधा रोशनी पड़ता है। बाकी सभी जगहों पर तिरछी, और ध्रुवों की तरफ तो एकदम तिरछी पड़ती है। ध्रुवों की तरफ एकदम सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव बीच वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? चलो आप फिगर से समझ लेते हैं। देखो, ये है हमारा कर्क रेखा और इसके बीच है उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो इसे ही हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण, और दक्षिण में है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो हम इसको कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, समझ में आ गया? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण। अब ये देखो, ये जो जगह है ना, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये जो जगह, इससे यहाँ पे तापमान ठीक रहता है। मतलब इतना गर्म नहीं होता है जितना कि उष्ण कटिबंध है, इतना गर्म ये क्षेत्र नहीं होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मध्यम रहता है। ठीक है, और इस वजह से हम इस क्षेत्र को क्या कह रहे हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो अब देखो यहाँ पे तुम बता, उष्ण कटिबंध किन दो लाइनों के बीच में? कर्क और मकर रेखा के बीच में। शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध तो कर्क और उत्तरी ध्रुव वाली रेखा के बीच में। उत्तरी ध्रुव ही नहीं, उत्तरी ध्रुव वृत्त जो रेखा है इसके बीच वाले उत्तरी शीतोष्ण, और मकर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त वाले जो क्षेत्र है इनके बीच वाला को हम कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। समझ में आ गया? तो यही बात है यहाँ पे। तो शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कैसा रहता है? मध्यम रहता है, जबकि यहाँ पे बहुत ही अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उष्ण कटिबंध में। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला लाइन ले लो तुम, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच वाली जो उत्तरी ध्रुव वृत्त वाली रेखा और उत्तर ध्रुव वाला रेखा 90 डिग्री वाला, इसके बीच को क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध। अगर उत्तर में है तो उत्तरी शीत और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री वाला दक्षिणी ध्रुव के बीच वाली क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध। अब शीत यहाँ क्यों कहा जा रहा है? शीत माने वैसे पड़े होगा, ठंडी में बहुत शीत पड़ती है, ठंडा लगता है। शीत मतलब एकदम ठंडा, एकदम ठंडा। यहाँ पे ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तिरछे पड़ती हैं। इस ध्रुव पे सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में कभी कभी रात होता है 6 महीने का, तो दक्षिणी में दिन, तो दक्षिणी में अगर दिन 6 महीने तो उत्तरी में 6 महीने रात, ऐसे ही सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शीत कटिबंध समझ में आ गया। तो तुमको याद रखना है शीत कटिबंध दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध। समझ में आ गया? ये बहुत ठंडे हैं, ये जगह बहुत। दक्षिण में तो इतना है, अरे अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा इसी में आ जाता है, समझे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, इधर भी उतना कोई इंसान नहीं रहता है, बस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इन सब जगहों को प्रयोग में लाया जाता है। बाकी मुख्यतः इन्हीं सब क्षेत्र में इंसान रहते हैं। यहाँ पर तो बहुत अधिक गर्म, सहारा जो रेगिस्तान है ना, यहीं पे इसी ये नीचे पड़ता है, यहाँ से देखो इस तरह से, यहाँ पे ये वाली क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका का,
समझे। तो चूंकि यहाँ है तो गर्म होगा। हमारे इंडिया का थार मरुस्थल सुने होंगे, राजस्थान, तो राजस्थान से कर्क रेखा ये बिलोंग करती है, तो कर्क रेखा के नीचे वाला है थार मरुस्थल। तो ये वाला पूरा गर्म क्षेत्र है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इंसान नहीं रहते, लेकिन बीच में एकदम यहाँ इस लाइन पर कोई नहीं रहता है, जल जाएगा आदमी, इतना गर्मी पड़ता है। यहाँ पे मध्यम रहता है, मतलब ठंडी पड़ती है, ज्यादा गर्मी यहाँ पे गर्मी नहीं है समझो, मतलब ठंडी ही है, लेकिन उतना भी ठंडी है कि उतना ठंडी नहीं पड़ती कि बर्दाश्त ही ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, जो कि इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत अधिक पड़ती है। वैसा क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश तिरछा पड़ता है। समझ में आया बात? अब चलो आगे। अब हम समझेंगे देशांतर। शीत कटिबंध समझ में आ गया, ठंडा ध्रुवों के पास, शीतोष्ण ठंडा, ये मध्यम, और उष्ण गर्म, ओके, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? ये देख रहे हो खड़ी लाइनें, पड़ी लाइन को अक्षांश बोल रहे हो, खड़ी लाइन को देशांतर। तो बच्चों देशांतर को हम पार्ट 2 में जान लेंगे, इसका हम पार्ट 2 बनाकर लाएंगे बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही। तो तुम पार्ट 2 में देखना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जब वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत देरी तक अपलोड होते रहता है यूट्यूब पे, तो इसलिए हम इसका पार्ट 2 बना देंगे देशांतर, और पार्ट 2 में पूरा इसको खत्म ही कर देंगे। कहाँ तक है देशांतर? उस समय इतना ही है, लगभग खत्म हो जाएगा इसके आगे। हाँ, तो बस ये पार्ट 2 में इसको हम पूरा खत्म कर देंगे। तब तक चैनल पर बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और अगर पढ़ाई नहीं भी समझ में आया तो भी बताना, हम सुधार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।